ठीक है, चलो अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम मैं कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। अपन, क्योंकि मैं पहले बता दिया 3 या 4 चैप्टर एक साथ कवर हो जाएगा, तो इसलिए अपन चैप्टर का नाम नहीं लिखेंगे, सीधा पढ़ते चले जाएंगे, है ना। और बहुत स्लो स्लो जाऊंगा मैं, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। इसमें ऐसा है, अभी पहला 2 या 3 क्लास कोई भी चीज समझ में ना आए तो हाथ उठा लेना, ताकि मैं आपको फिर से रिपीट करके बताऊंगा। लेकिन एक एक चीज समझ के ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो एक भी नंबर नहीं कर पाओगे, ये पक्का है, ठीक है। पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। और कॉपी, अगर बड़ा कॉपी रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे लिखना है, अब अपने हिसाब से उसमें कुछ मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में कहीं पे कुछ भी कुछ लिखते रहूंगा, तो उस हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है देखो, पहले लिख लेते हैं। इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स ठीक है, ऑफ द कंट्री विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है। अब ये क्या है, बोलता है कि अगर एक कंट्री का रेसिडेंट, रेसिडेंट कौन होता है वो हम देखेंगे, लेकिन बोलता है कि अगर एक कंट्री का रेसिडेंट का इनकम, फिर चाहे वो विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी कमाए या आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी कमाए। अब ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, तो अभी पहले के लिए हम ये मान लेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी मान लो एक कंट्री है, ठीक है। तो बोलता है अगर एक कंट्री का रेसिडेंट, चाहे वो कंट्री के अंदर पैसा कमाए चाहे वो कंट्री के बाहर पैसा कमाए, उसको अपन क्या मानेंगे, नेशनल इनकम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंट्री का रेसिडेंट चाहे कंट्री के अंदर पैसा कमाए चाहे कंट्री के बाहर पैसा कमाए, उसको अपन क्या मानेंगे, नेशनल इनकम। क्लियर है ना यहां तक, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक इनकम, इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी whether by residents or
बाय नॉन रेसिडेंट्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक गुड्स पढ़े हैं ना अपन, याद है ना? डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स यानी जो कंट्री के अंदर बनते हैं, वैसे ही डोमेस्टिक इनकम भी है। बोलता है अगर कंट्री के अंदर पैसा कमा रहे हैं, चाहे फिर वो इंडिया का ही, मतलब इंडिया एक कंट्री है ना, तो अपन इंडिया को लेके चलते हैं। बोलता है अगर इनकम इंडिया के अंदर कमा रहा है, फिर चाहे कोई भी कमा रहा हो, चाहे इंडिया का रेसिडेंट कमा रहा हो, चाहे फॉरेन से कोई बंदा आके इंडिया में कमा रहा हो, उसको हम क्या मानेंगे? डोमेस्टिक इनकम। दोनों में डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेशनल इनकम में देखो, इनकम कौन जनरेट कर रहा है? इंडिया का आदमी जनरेट कर रहा है। कहां जनरेट कर रहा है? इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी, वो नेशनल इनकम। ठीक है। डोमेस्टिक इनकम क्या है? जो इनकम इंडिया के अंदर जनरेट हो रहा है। कौन जनरेट कर रहा है? इंडिया का आदमी भी और बाहर का आदमी भी, लेकिन इंडिया में कमा रहा है आके, तो वो क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। दोनों में डिफरेंस पूरा क्लियर है, हां या ना? पक्का? 100% क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको फिर से, हालांकि जो मैं लिखा हूं इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। और यहां इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। है ना? मैं क्या किया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोलता है वो रेसिडेंट जो विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी कमा रहा है, और रेसिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी कमा रहा है। तो मैंने उसको दो पार्ट में लिख दिया। सेम यहां पे भी दो पार्ट में करते हैं। यहां पे क्या होगा? इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट, कहां? विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा? इनकम जनरेटेड बाय, क्या होगा? जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट। क्या होगा? विद इन क्या आउटसाइड? विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसको आपने क्या किए, बहुत ही सिंपल में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा अभी तक हमने नहीं किया है। ठीक है ना? ठीक, नेक्स्ट। पर्सन कौन होगा?
पर्सन कौन हो सकता है? एक हमारे जैसे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। और एक कौन होता है, जैसे कंपनी, आर्टिफिशियल। ठीक है, इंडिविजुअल, या इसको हम और एक क्या बोलते हैं, मेन तो ये होता है ना नेचुरल, है ना, हमारे जैसे नेचुरल, और कंपनी जैसे आर्टिफिशियल। तो इनकम कोई भी कमा सकता है, चाहे नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। क्लियर है ना? ठीक। बोलता है कि अगर एक पर्सन का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies within the economic territory, अच्छा ये किसका डेफिनेशन है? ये स्टार मार्क में यहां डालना भूल गया, आप यहां पे लिखो, ये जो रेसिडेंट है ना, ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं नीचे, रेसिडेंट को। ठीक है, तो रेसिडेंट कौन है? बोलता है वो पर्सन जो कि नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट टेरिटरी के अंदर है। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है वो जानना जरूरी है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। लोकेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी प्लस परफॉर्म्स बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत ही सिंपल सा बात है। बोलता है वो आदमी या वो पर्सन जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर है और बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी अपन क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है? हाँ, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, है ना। बोलता है इन तीनों में से अगर वो कुछ भी करता है टेरिटरी के अंदर और खुद भी टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है, तो हम ये मान लेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? टेरिटरी के अंदर। इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर टेरिटरी के अंदर है तो हम उसको क्या मान लेंगे? रेसिडेंट। आया बात समझ में? तो हमने जो यहां पे डिफाइन किया था इनकम, नेशनल इनकम को, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट, तो रेसिडेंट कौन है? वो आदमी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जिसका क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई कर रहा है? विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? वो खुद इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है, प्लस बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आप बताओगे कि उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे कि दोनों में करेंगे। पॉसिबल है, दोनों में भी कर सकते हैं या किसी में भी नहीं करेंगे, वो अब आप बताओगे। ठीक है ना? एक एक करके एग्जांपल लिखते हैं, लिखो, साथ साथ में लिखते जाना। इनकम जनरेटेड बाय SBI in
यूएसए। ठीक है, देखो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम किसमें इंक्लूड होगा, किसमें एक्सक्लूड होगा, देखते हैं। नेशनल इनकम क्या था? इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट, है ना। अब कहां जनरेट होना चाहिए? चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। इनकम जनरेटेड बाय एसबीआई, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या वो रेसिडेंट के डेफिनेशन में आता है क्या? रेसिडेंट का डेफिनेशन क्या था, हम नीचे पढ़े थे, पर्सन। पर्सन कौन सा? नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो ये कौन सा है? आर्टिफिशियल। एसबीआई एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाय करता है क्या? इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाय करने का मतलब दो कंडीशन था, क्या क्या? लोकेटेड इन इंडिया और परफॉर्म बेसिक एक्टिविटी। तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है कि नहीं? यस, बिल्कुल करता है। एसबीआई क्या है? बैंक है। बैंक क्या करता है? अपना बिजनेस। इंडिया में लोकेटेड है क्या? यस है। यानी ये क्या बन गया? रेसिडेंट। तो रेसिडेंट जैसे ही बन गया, फिर चाहे इंडिया के अंदर कमा रहा हो चाहे इंडिया के बाहर, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, वो नेशनल इनकम में तो आ ही जाएगा। पक्की बात है। तो ये नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड। ठीक, पक्का? पीछे कोई डाउट? ठीक। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम में हम पढ़े थे इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ, गलत। डोमेस्टिक इनकम, इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं, बार बार कंफ्यूजन होगा। डोमेस्टिक इनकम में क्या था? इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, फिर चाहे वो इंडिया का आदमी कमा रहा हो चाहे बाहर का। तो यहां पे इंडिया के अंदर कमाई हो रहा है क्या? नहीं। एसबीआई कमा तो रहा है लेकिन कहां कमा रहा है? इंडिया के बाहर। तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडेड। कोई डाउट? पक्का? 100% श्योर? ठीक है, अब नेक्स्ट आप करोगे, मैं नहीं बता रहा। बताओ, डोमेस्टिक नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? हाँ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि ये एक ऐसा इंसान कमा रहा है जो रेसिडेंट नहीं है ना। माइक्रोसॉफ्ट बाहर का कंपनी है, तो हम उसको विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी उसको हम रेसिडेंट नहीं मान सकते। जब रेसिडेंट ही नहीं है तो आगे हमको देखना ही नहीं है कि वो कहां कमा रहा है। आया बात समझ में? जब रेसिडेंट ही नहीं रहा तो नेशनल इनकम में तो कंफर्म नहीं ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक इनकम। क्या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं? होगा। क्यों होगा? सर क्योंकि ये इंडिया के अंदर कमा रहा है, फिर चाहे वो इंडिया का आदमी कमा रहा हो चाहे इंडिया के बाहर का आदमी कमा रहा हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो ये डोमेस्टिक इनकम में क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3।
क्लियर? अब बताओ, क्या ये नेशनल इनकम में आएगा? क्या नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं? यस। क्यों सर? क्योंकि कौन कमा रहा है? रिलायंस। रिलायंस रेसिडेंट है या नहीं? यस सर, बिल्कुल रेसिडेंट है। तो नेशनल इनकम में तो सर आ गया। फिर रिलायंस चाहे इंडिया में कमाए चाहे इंडिया के बाहर कमाए। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं? यस सर, इसमें डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, क्योंकि ये इंडिया के अंदर ही कमा रहा है, तो इसीलिए दोनों में क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? पक्का? चलो, अब बेटा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले समझ लो, जहां तक बोल रहा हूं वहां तक लिखना, फिर लिखना बंद कर देना। ठीक है? अभी लिखोगे। ये था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर दो पार्ट था। रेसिडेंट लिखते जाओगे, विद इन प्लस रेसिडेंट आउटसाइड। डोमेस्टिक इनकम के भी दो पार्ट थे, रेसिडेंट विद इन प्लस नॉन रेसिडेंट विद इन। यहां तक क्लियर है? तो पक्का? ठीक। ये तो हम लोग पहले भी लिख चुके थे। अब रुक जाओ लिखना, अब सिर्फ समझना है और ध्यान से, बहुत धीरे धीरे मैं जाऊंगा। ये जो है कौन? रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी हमारे देश का आदमी, क्योंकि रेसिडेंट है ना, तो हमारे देश का हुआ। कहां जाके कमा रहा है? इंडिया के बाहर जाके कमा रहा है। तो क्या वो सारा का सारा पैसा वहीं रख लेता होगा कि कुछ पैसा इंडिया के अंदर भेजता होगा? बताओ, जनरली क्या होगा? कुछ तो भेजेगा इंडिया के अंदर, हाँ या ना? ठीक। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो कुछ गया है, जैसे अगर वो वहां जाके कमा रहा है, तो इंडिया के अंदर अगर उसकी फैमिली है या कुछ है, तो कुछ पैसा भेजेगा या नहीं भेजेगा? कुछ तो भेजेगा ना। ठीक। यानी वो पैसा कमाया कहां पे जा रहा है? इंडिया के बाहर। लेकिन आ रहा है कि नहीं इंडिया में? इंडिया के अंदर आ रहा है। अभी लिखना नहीं है, आप बाद में लिखोगे। इसको मैंने नाम दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है? फैक्टर इनकम आया, कहां से आया? एब्रॉड से आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर है यहां तक? पक्का? ठीक। अब मैं इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। वैसे ही जैसे इंडिया का आदमी बाहर जाकर जब कमा रहा है, कुछ पैसा इंडिया के अंदर भेज रहा है, वैसे ही बाहर का आदमी इंडिया में आके कमा रहा होगा और यहां से कुछ पैसा अपने देश में भेज रहा होगा, हाँ या ना? सेम कहानी होगा या नहीं होगा? तो ये देखो, नॉन रेसिडेंट कहां कमा रहा है? हमारे कंट्री में कमा रहा है, तो ये पैसा कहां भेजेगा? बाहर भेजेगा। तो इसको अपन क्या नाम दे दिए? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका नाम पड़ गया फीटा। यहां तक ठीक है? तो पक्का? तो फीफा हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा अंदर आ गया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी अंदर का पैसा बाहर चला गया। ठीक है?
चलो अब नहीं नहीं, रुको रुको, समझ लो पहले। देखो, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है? डोमेस्टिक इनकम है। ठीक, ठीक है। अच्छा, ए इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस बी, सिंपल सा चीज है। तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस बी का दूसरा नाम क्या है? फीटा। फीटा, यहां तक ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, ए क्या है? ए क्या है? वो इनकम जो रेसिडेंट कमा रहा है, कहां पे? विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी इंडिया के अंदर। और नेशनल इनकम का लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या है? वही है ना, रेसिडेंट जो इंडिया के अंदर कमा रहा है। यानी डोमेस्टिक इनकम का लेफ्ट साइड और नेशनल इनकम का लेफ्ट साइड सेम है। तो हाँ या ना? पक्का? ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां पे लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा देखो यहां पे, ये और ये सेम है। क्या लिख रहा हूं मैं, देखना। इनकम बाय रेसिडेंट, कहां? विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, है ना? उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं? डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा। यहां तक कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। देखो, डोमेस्टिक इनकम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। राइट साइड वाला जो पार्ट है, वो कमाई तो इंडिया में हो रही है, लेकिन यहां से बाहर जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ए और बी दोनों को मिलाने से क्या आ रहा है? डोमेस्टिक इनकम। तो मैं फॉर्मूला में वही डाल दिया। फिर ए इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस बी, यानी डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा। और डोमेस्टिक इनकम का लेफ्ट साइड, नेशनल इनकम का लेफ्ट साइड, दोनों ही सेम है। तो मैंने उसको क्या कर दिया, वापस वही लिख दिया, इनकम बाय रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा। ठीक है, क्लियर? ठीक। अगर मैं दोनों तरफ में ये फीफा फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दूं, IGRWET प्लस फीफा इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा प्लस फीफा। दोनों तरफ में अपने क्या ऐड कर दिए? फीफा ऐड कर दिए। तो अब ये देखो, ये दोनों को प्लस किए, यानी नेशनल इनकम आ गया। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा प्लस फीफा। यहां तक ठीक है? फैक्टर इनकम अब्रॉड से कुछ पैसा आया, फैक्टर इनकम कुछ अब्रॉड को चला गया। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, डोमेस्टिक इनकम, ये फीफा को मैं क्या कर दिया, मान लो ये ब्रैकेट में डाल दिया हूं, तो ये क्या हो जाएगा? फीफा प्लस माइनस फीटा। ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, बात एक ही है, ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी वही रहेगा। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस
एन फीफा, एन फीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। दो, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा जा रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को एडजस्ट कर दिया और नेट में निकाल दिया। क्लियर है कि नहीं है? पक्का? जल्दी बोलो फिर से। कुछ पैसा आ रहा है जिसको हम फीफा बोल रहे थे, कुछ पैसा जा रहा है जिसको हम फीटा बोल रहे थे। तो जो पैसा आया माइनस जो पैसा चला गया, तो ये क्या बच गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हाँ, हो सकता है कुछ ज्यादा चला गया तो ये माइनस में आ जाएगा आंसर, और क्या होगा? हाँ या ना जल्दी बोलो। तो नेशनल इनकम का आपका ये क्लास 12 का सबसे पहला फॉर्मूला जो आप अभी पढ़ रहे हो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एन फीफा। अब इतना आप लिख सकते हो। दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं दिख रहा होगा, रुको पहले इतना लिख लो। यहां तक हो गया? ठीक है। यहां तक ठीक है? क्लियर? पक्का? हो गया सबका लिखना? और टिकटॉक चल रहा है कि नहीं? नहीं? हाँ, ऐसे ही कुछ था ना, मेरे को याद नहीं है। वो हम नहीं देख पाएंगे बेटा।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आता है, वाई फीफा इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। लिखो, वाई फीफा इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में क्यों आता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, लेकिन कौन जनरेट कर रहा है? रेसिडेंट। इसीलिए ये क्या कहां पे आ जाता है? नेशनल इनकम में, बिकॉज इट represents income generated by resident। ठीक है। तो वैसे ही एक और क्वेश्चन है, why फीटा is included in domestic income। हाँ, because it represents income generated within the economic territory। ठीक है, क्लियर? ठीक। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, वापस से एक बार जो मैं लिखाया हूं नजर घुमा लो एक बार, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा रजिस्टर हो जाए वो चीज। उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। वो सब आएगा, सब लिखाऊंगा मैं, सब। हम्म हम्म रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हाँ। नहीं, इकोनॉमिक टेरिटरी का डेफिनेशन आएगा ना, है ना। इकोनॉमिक टेरिटरी में देखो, अब क्यों पानी भी है, अब पानी कहां तक फैला है, उसको आप डिवाइड कैसे करोगे, तो वो सब इकोनॉमिक टेरिटरी के डेफिनेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नहीं है? चलो।
नेक्स्ट, concept of market price and factor cost. ठीक है, आप बताओ, आप क्या पे करते हो? अपन जब सामान खरीदने जाते हैं तो हम इन दोनों में से क्या पे करते होंगे? मार्केट प्राइस, ऑब्वियसली। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या है? अमाउंट पेड बाय बायर, है ना? जो अमाउंट बायर पे कर रहा है वो क्या बन गया? मार्केट प्राइस। ठीक है, अब आप सोचकर देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक शर्ट का 350 रुपए देकर आए, मान लेते हैं। तो क्या पूरा का पूरा खर्चा 350 रुपए हुआ होगा क्या शर्ट को बनाने में? नहीं, उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, कुछ टैक्स भी होगा, हाँ या ना? तो टैक्स का जो पार्ट है वो किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास। लेकिन प्रॉफिट का पार्ट जिनको मिलना है उनको मिल जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब अमाउंट रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर या प्रोड्यूसर, है ना? फैक्टर ओनर मतलब लेबर को लेबर का उसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, रेंट, बिल्डिंग को रेंट मिल जाएगा, यानी जो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं उनको उनका पैसा मिल जाएगा, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, क्योंकि वो बिजनेस किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ शर्ट 300, जीएसटी 50, 350। बहुत ही सिंपल सा बात है। मार्केट प्राइस क्या होगा? 350, क्योंकि आप कितने में लेकर आओगे शर्ट? 350, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते जीएसटी का पैसा हम नहीं देंगे, हमको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो ये 350 क्या है? मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अमाउंट पेड बाय बायर, है ना? अरे वो कहां गया बेटा, तापस शादी में? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 50 रुपए कहां चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास। बाकी 300 कहां जाएगा? फैक्टर ओनर के पास, यानी कि जिसका जो जो हिस्सा होगा वो उसको पहुंच जाएगा। तो 300 क्या है? फैक्टर कॉस्ट। क्यों है? क्योंकि ये वो है अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर। ठीक है, अच्छा, ये जो जीएसटी है, जीएसटी कौन सा टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जीएसटी अल्टीमेटली कस्टमर बियर करता है, तो वो
टैक्स जिसका बर्डन अल्टीमेटली कस्टमर के ऊपर जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मान लो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता तो अपन कितने में खरीद के आते, 300। वो फैक्टर का कॉस्ट भी 300, मार्केट प्राइस भी 300। लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है तो इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से अमाउंट पेड बाय द बायर इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता तो 300 फैक्टर कॉस्ट, 300 मार्केट प्राइस, हाँ या ना। तो लिखो नीचे। Indirect taxes increases the amount payable by buyer। कलर में कुछ फर्क लग रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा, पिंक और रेड है ना। क्या हो गया, सेम सेम लग रहा है बेटा, कलर ब्लाइंडनेस है तेरे को। जिसको भी सेम सेम लग रहा है कलर ब्लाइंडनेस है। ये तीन है बेटा, तीन तीन दिख रहा है क्या। हाँ हाँ तो होली खेले थे तो देखोगे ही। हाँ हाँ अच्छी बात है। देयरफॉर लिखो, इट इज एडेड टू। सुनो, इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस। एडेड टू फैक्टर कॉस्ट टू अराइव एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आपका सेकंड फॉर्मूला, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो प्रॉफिट मार्जिन किसको हम देते हैं, एंटरप्रेन्योर, है ना। तो वो भी उसी को चला जाता है ना। तो वो भी एक तरीके से फैक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ही मानते हैं ना उसको अपन। यहां तक क्लियर है, पक्का। ठीक है आगे बढ़े। ठीक, बढ़ना तो पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। कहां गया वो कलर, पिंकी पिंकी, पिंक कलर नहीं, पिंक कलर में हम लिखेंगे। अब देखो, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी, हाँ ऐसे मत हो तुम लोग। एग्जांपल नेक्स्ट, सब्सिडी क्या होता है, हाँ बताओ बताओ, सब्सिडी क्या होता है। हाँ हाँ, कंसेशन कौन देता है, गवर्नमेंट देता है, ये अपने को पता है। ठीक है, आप देखना। अच्छा ठीक है, पहले लिख लो सब्सिडी होता है क्या है, अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू असिस्ट
people of the economy. ठीक है, पक्का? ठीक, आप एक एग्जांपल लेते हैं, किरोसिन ऑयल है, ठीक है, किरोसिन ऑयल 40 रुपए प्रति लीटर में बिकता है, ठीक है, तो 40 रुपए जो प्रति लीटर हुआ है ना, वो लोगों के लिए थोड़ा महंगा हो गया। किरोसिन ऑयल जनरली जो मतलब बहुत लोअर क्लास पीपल जो उन लोग बनाते हैं, उसमें मिट्टी का तेल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, उन लोग लेते हैं, तो उन लोग के लिए ये बहुत महंगा हो गया। तो सरकार ने जो भी ये बेच रहा था उसको बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम कस्टमर से 25 रुपए ले लो, 25 रुपए में उसको बेचो। तो वो बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा, क्यों? उसको नुकसान होगा। तो सरकार ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, तुम कस्टमर से 25 ले लो, 15 हमसे ले लो। समझ में आया ना? तो जो बेच रहा है उसको कितना मिला? 40 ही मिल रहा है, लेकिन कस्टमर कितने में खरीद रहा है? 25 में खरीद रहा है। और 15 रुपए क्या है? सब्सिडी जो सरकार दे रहा है किसको? जो ये तेल बेच रहा है। हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? लिखो। ठीक है, पहले इसको अपन क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कस्टमर देगा कितना? ₹25 पर लीटर। गवर्नमेंट कितना देगा? ₹15 पर लीटर। ठीक है, अब हम अपने डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं। मार्केट प्राइस का डेफिनेशन हम क्या पढ़े थे? हाँ देखो ठीक से, मार्केट प्राइस का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट पेड बाय बायर। बायर कितना रुपए पे कर रहा है? 25 की 40? 25, है ना? बायर कितना रुपए पे कर रहा है? 25, यानी ये क्या बन गया? मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस क्यों बन गया? क्योंकि ये क्या है? अमाउंट पेड बाय बायर। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट कितना है? बोलो, फैक्टर कॉस्ट क्या है? 40। क्योंकि फैक्टर फैक्टर ओनर यानी वो जो तेल बेच रहा है उसको कितना मिल रहा है? 40। फैक्टर कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट रिसीव्ड बाय द फैक्टर ओनर, और उसको पूरा का पूरा 40 मिल रहा है। यानी ये जो 40 में यहां पे एरो लिखाया हूं, ये हमारा क्या है? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्यों है ये? क्यों है ये? क्योंकि ये अमाउंट रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर। आया बात समझ में? तो ये क्या है? ये सब्सिडी। क्लियर? अब आपका तीसरा फॉर्मूला, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, फैक्टर कॉस्ट कितना था? 40। फैक्टर कॉस्ट में दो चीज था, क्या क्या? मार्केट प्राइस, और क्या था? सब्सिडी।
हाँ या ना? क्लियर? तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, यहां जैसे लिखे थे, यहां लिखे थे ना, देखो ये जो तारावर बना के लिखे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द अमाउंट पेबल बाय द बायर, वैसे यहां पे अपन क्या लिखेंगे? सब्सिडीज डिक्रीज द अमाउंट पेबल बाय द बायर, therefore it is subtracted from factor cost to arrive at मार्केट प्राइस, है ना? यानी यहां पे हम और क्या लिख सकते हैं? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी। पक्का? अब मार्केट प्राइस का डेफिनेशन देखो, यहां पे मार्केट प्राइस का डेफिनेशन क्या है? फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी, और ऊपर क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब देखना यहां पे फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या था? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस क्या था? सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो ठीक, अगर मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं, इनडायरेक्ट टैक्स किसके पास जा रहा है? जल्दी बोलो। गवर्नमेंट। सब्सिडी कौन दे रहा है? यानी गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा गया, गवर्नमेंट के पास से कुछ पैसा आया, हाँ या ना? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है? पक्का? किसी को कोई डाउट पीछे? कोई डाउट? मनदीप? नहीं? उधर से सब कुछ क्लियर है? पक्का? चलो, तो इसी के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। लेकिन लेकिन